जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ईरान को फिर से मिलिट्री स्ट्राइक की खुली धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ वही अमेरिका सीरिया को टेरर स्पॉन्सर लिस्ट से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है, और तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को अमेरिका के 51st स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, असली सवाल ये है कि दुनिया किस जियोपॉलिटिकल दौर में एंटर करने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले 2 दशकों में, अगर वेस्ट एशिया की बात करते हैं, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वहां पर खर्च किए, हजारों सोल्जर्स डिप्लॉय किए, कई रिजीम जो है वहां पर हमने बदलते देखे। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ वॉर या पीस तक सीमित नहीं लगती है। ये स्ट्रेटजी जो है वो डिप्लोमेसी, मिलिट्री प्रेशर और जियोपॉलिटिकल जो एक्सपेंशन है उसका एक नया कॉम्बिनेशन नजर आता है। क्या ईरान पर दोबारा हमला होगा, एक बड़ी स्ट्राइक होगी जैसा कि बड़े एक्सपर्ट्स मान रहे हैं? क्या सीरिया के साथ जो अमेरिका अपनी पुरानी पॉलिसी जो है वो पलट रहा है? क्या वेनेजुएला को 51st स्टेट बनाना सिर्फ पॉलिटिकल रेट्रिक है, या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप एक नया ग्लोबल ऑर्डर जो है वो लिखने की तैयारी कर रहे हैं, जहां अमेरिका फिर से अपनी सुप्रीमेसी को जो है एस्टेब्लिश करेगा? तो इसको समझेंगे पूरा विस्तार से कि आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आखिर चाह क्या रहे हैं, क्योंकि इतने सारे स्टेटमेंट्स और डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, और ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज हमारे खास मेहमान एक बार फिर से मौजूद हैं, आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सतौल जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। और आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, इतने सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से स्टेटमेंट पर चर्चा की जाए। तो मैंने सोचा कि इतना कंफ्यूजिंग सब कुछ नजर आ रहा है, आपसे समझा जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प चाह कह रहे हैं। ट्रम्प वॉर और डिप्लोमेसी दोनों एक साथ वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए व्यूअर्स के लिए। देखिए देखिए पूरा कंफ्यूजन है। देखिए, अब पहली बात तो वो जो पुरानी सुपीरियरिटी थी अमेरिका की, एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, वो खत्म हो चुकी हम्म। है। इसराइल जो ईरान के साथ युद्ध हुआ पहले, पहला फेज का, उसमें हम्म। ईरान ने दिखा दिया कि अमेरिकन वेपन्स जो है कैन बी बीटन अप। तो वो सुप्रीमेसी खत्म हो गई है। अभी जो सुप्रीमेसी है वो है ब्रह्मोस की, दुनिया का फोरमोस्ट वेपन सिस्टम। तो अमेरिका को मालूम है। तो अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी रहा है वो 3 पिलर्स पे चलता है। एक है रिलीजन एक्सपोर्ट, हर जगह रिजीम चेंजिंग कराओ थ्रू चर्चेस, इवेंजलिज्म, जो प्रोटेस्टेंटिज्म चलाता है। दूसरा उनका एक्सपोर्ट होता है डेमोक्रेसी, जिसके थ्रू अगेन रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन होते हैं। तीसरा उनका एक्सपोर्ट होता है रिजर्व करेंसी, डॉलर। और तीनों ही खतरे में है। आपने देखा भारत ने एफसीआरए लॉ लाके कंट्रोल करने की कोशिश करी पहले को, दूसरे को भारत ने इलेक्शन कमीशन के थ्रू कंट्रोल किया, तीसरे को भारत ने कंट्रोल किया बाय डूइंग यूपीआई ट्रेड्स विद सो मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, नाउ इंडोनेशिया। तो मोर देन 21 कंट्रीज कर रही हैं। और अमेरिका का पूरा वेल्थ आता है एशिया से। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत करता हूं, जिसने भारत को भी कॉलोनाइज किया था, कोशिश करी थी। और आपको पता ही है कि पहला जो कॉलोनाइजिंग अटैक था वो जहांगीर फोर के थ्रू, कोलकाता के थ्रू डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था। उसी ने इंडोनेशिया को भी कॉलोनाइज किया, जिसकी वजह से डच वॉज बिकेम द लैंग्वेज ऑफ इंडोनेशिया, कॉलोनियल लैंग्वेज ऑफ इंडोनेशिया। अब जो फेज आया है वो आया है, अब देखिए कॉलोनाइजेशन की बहुत सारी फेजेस होती हैं। जैसे पहले था टू लूट द रिसोर्सेज बाय डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द लैंड। दूसरा था थ्रू इंटरनेट। उसके बाद शुरू हुआ यूनाइटेड, फिर तीसरा शुरू हुआ थ्रू एआई। अब एआई का चल रहा है कॉलोनाइजेशन। अब अगर अमेरिका को फंड करना है अपने एआई रेवोल्यूशन को या कुछ को, तो अमेरिका को एक ही चीज आती है कि लैंड पे कब्जा करो, उसके संसाधनों को बेचो। दैट्स द ओनली थिंग अमेरिका रन्स ऑन। तो आज अमेरिका को यही दिखता है कि भारत और चीन आर द बिगेस्ट बायर्स ऑफ ऑयल। अगर मैं इनके ऑयल खरीदने के सोर्सेज पे कंट्रोल कर दूं और वो मैं हथिया लूं, देन आई विल बिकम द लार्जेस्ट सेलर ऑफ ऑयल। तो मैं अपनी सरकार चला सकता हूँ। सी, अमेरिकन गवर्नमेंट थिंक्स ओनली अबाउट रनिंग द अमेरिकन गवर्नमेंट। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। यही वो इसी को बोलते हैं कॉलोनाइजेशन, वेयर सरकार
इज द कॉलोनाइजिंग एजेंसी। तो और कॉलोनी है, ब्रिटिश कॉलोनी है, सबको मालूम ही है, कनाडा भी ब्रिटिश कॉलोनी है, ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश कॉलोनी है, न्यूजीलैंड भी ब्रिटिश कॉलोनी है। तो अमेरिका की अभी इस समय जो भी हम ट्रेंड्स देख रहे हैं सारे डेटा के, वो ये दिखता है कि कंट्रोल द ऑयल सोर्सेज एंड यू कंट्रोल इंडिया एंड चाइना। तो उससे इंडिया और चाइना इन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे वापस। दिस इज द स्ट्रेटेजी। ओके। और इसलिए उन्होंने यूक्रेन के थ्रू रशिया के ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक करवाया, इसलिए हॉर्मुज वॉर शुरू हुआ। हॉर्मुज वॉर का वही मेन पर्पस था कि ईरान कंट्रोल ना कर पाए वो रिसोर्सेज। तो और ईरान को मालूम है कि 22% ऑयल वहां से जाता है, बहरीन, कुवैत, यूएई, ईरान, ये 4 मेन कंट्रीज का जाता है। सऊदी अरेबिया का था, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया अभी टुवर्ड्स द रेड सी। तो इन 4 कंट्रीज का जाता है, विच इज मेक्स अप 21 to 22% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल, क्रूड ऑयल। तो उसको युद्ध करके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुई? चीन को हुई, भारत को हुई। जी। हम्म। और उनका मलाक्का स्ट्रेट पे प्लान था, वो भारत ने फॉइल कर दिया विद इंडोनेशिया। सो नाउ 2 ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग जंक्शंस पे एक पे कंट्रोल कर पाया अमेरिका, लेकिन वहां पे उसका एक्सपोजर हो गया कि दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर ओन एसेट्स नाउ, क्योंकि सारे उधर उसने अटैक कर दिया। तो इसलिए जब ट्रम्प बोल रहे हैं मुझे वेनेजुएला चाहिए, वो चाहिए ऑयल के लिए, इसके वेनेजुएला के बाद नंबर आएगा इक्वाडोर का, फिर आएगा मेक्सिको का, फिर आएगा आपका कोलंबिया का, फिर आपका आएगा क्यूबा का। तो अमेरिका इज नाउ गेटिंग इनटू द एक्सपेंशनिस्ट फेज टू बिकम द टॉप मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, ये बात चल रही है। जी, लेकिन ईरान को तो स्ट्राइक की धमकी दी जा रही है और सीरिया को रिलीफ, तो क्या ये कैरेटनिस्टिक स्ट्रेटजी है, और क्या अमेरिका जो है वो वेस्ट एशिया को रीडिजाइन करने की कोशिश कर रहा है एक बार फिर से? देखिए, वेस्ट एशिया को सबसे पहले रीडिजाइन किया था यूके ने। जो हम्म। आप आज के बॉर्डर्स देखते हैं वो यूके के बॉर्डर्स हैं। जैसे हम्म। भारत को रीडिजाइन किया यूके ने बाय क्रिएटिंग हम्म। आर्टिफिशियल पाकिस्तान एंड आर्टिफिशियल ईस्ट पाकिस्तान, हम्म। और हम लोगों ने उस पर सोल्यूशन नहीं किया बांग्लादेश पे। सेम वे दे आर ट्राइंग टू रीइंफोर्स दोज डिवाइड्स, शिया वर्सेस सुन्नी। हम्म। उनके जो रिलीजियस फ्रैक्शंस हैं उनको वापस आपस में लड़ाना। अब सीरिया का सबसे बड़ा आउटपुट क्या है इन द रीसेंट टाइम? जैसे सीरिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, आई बीन देयर, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ के, लेकिन उसका सबसे बड़ा आउटपुट क्या है सीरिया का? टेररिज्म, है ना। और उसमें उस व्यक्ति को बिठाना जो कि अक्यूज है टेरर के लिए, और उसके थ्रू वो आर्मीज क्रिएट करना। पहले उसको जब बिठाया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? क्रिश्चियंस को वाइप आउट कर दिया, वन जिसको टू वन बचाने गए। डायलॉग हो रहे हैं भाई, साथ में बैठ के तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरें आ रही हैं और पीछे क्या चल रहा होगा, बट जी। अमेरिका के बारे में आइजन हावर ने बोला ही था कि हम्म। फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल, एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस। तो यही एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी है सीरिया के साथ। लेकिन एक सीरिया, बात मैं आदित्य जी आपकी बात में जोड़ना चाहती हूँ, जो शिया सुन्नी डिवाइड, जो फॉल्ट लाइन्स है जिनको अमेरिका वेस्ट एशिया में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करा, कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो स्ट्राइक हुई और जो नतीजे आए, कहीं ना कहीं अब वो आयतुल्ला खामनेई के फ्यूनरल से, और आउटकम जो है कहीं ना कहीं वो शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन या डिवाइड जो है वो भी ब्लर होता नजर आ रहा है, रिवर्स क्यों चीजें होती हुई नजर आ रही, जो अब तक एक मोमेंटम भी बना हुआ था ईरान को लेकर और बहुत सारी चीजें। ये पूरा शिया सुन्नी जो नैरेटिव है वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से चलता है। इट इज हम्म। नॉट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड पे तो लोगों को ब्रेड चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, ठीक है। ये सारा क्रिएट किया जाता है थ्रू स्पेसिफिक ग्रुप्स, लीडरशिप के थ्रू। तो ये फॉल्ट लाइंस, अभी जैसे अमेरिका की टेक्स्ट बुक्स आपको मालूम है कितनी घटिया हैं। हम लोग अब हम्म। इंडियन टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं, यहाँ की तो और भी घटिया है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ नैरेटिव ही है। अब जैसे इंडिया के बारे में वो बताते हैं, वो नॉवल से बताते हैं, रुडयार्ड किपलिंग, उसके थ्रू देखते हैं इंडिया को। वो तो नॉवल थी, है ना। जैसे हो गया, जैसे कि हमारा वो था ना मालगुडी डेज, उस तरह का उनका व्यू हम्म। पॉइंट है। तो सेम व्यू हम्म। पॉइंट तो उनका ध्वस्त हो गया ईरान में, क्योंकि ईरान में द पीपल हु आर फाइटिंग आर नॉट फाइटिंग फॉर रिलीजन, दे आर फाइटिंग फॉर देयर लैंड। तो और इसलिए वहां पे ईरान अटैक्स में ईरान यूनाइट हुआ है, और कहीं ना कहीं जोरोस्ट्रियंस और ऊपर आए हैं स्ट्रॉन्गर करके, क्योंकि आईआरजीसी कमांडर जोरोस्ट्रियंस है, मेजोरिटी ऑफ देम। वो मुसलमान नहीं है, मेनी ऑफ देम आर नॉट मुस्लिम। और ईरान में ज्यूज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पीपल शुड नॉट इग्नोर दैट। तो ये जो सीरिया का जो पूरा गेम प्लान है वो ये है
कि अब उनको चाहिए मैन पावर टू अटैक। तो पहले तो उन्होंने जोलानी को पहले खुश करना पड़ेगा। तो जोलानी को पूरा कब्जा चाहिए ऑल रिसोर्सेज पे। तो जोलानी को फ्री हैंड दिया गया। इस जोलानी को इम्पोज मतलब सीरियंस के ऊपर इम्पोज किया गया। जबकि हम्म इसके पहले जो असद था, असद वॉज ए मच बेटर रूलर। वो सेक्युलर भी था, सबके लिए इक्वल भाव रखता था, एंड उसको जबरदस्ती बाहर निकाला सो दैट द टर्मोइल इन सीरिया इज क्रिएटेड। फिर सीरियन फाइटर्स को यूज किया जाएगा अगेंस्ट हिजबुल्ला, क्योंकि उनका एनमिटी हम्म पुराना है हिजबुल्ला के साथ। यस फिर हिजबुल्ला को यूज किया जाएगा अगेंस्ट इसराइल। फिर इसराइल अटैक करके और लैंड एक्वायर कर लेगा, विच दे हैव डन। सदर्न लेबनान में तो अब इसराइलीज हैव गॉन वेरी फार, और शायद लॉन्ग टर्म प्लान में इसराइल ऑक्यूपाई भी कर ले। तो ये सीरिया को जो टेरर स्पॉन्सर लिस्ट से हटाने की बात हो रही है, अगर हटा दिया जाता है तो सबसे ज्यादा जो फायदा है किसको होगा? डेमेस्कस, गल्फ या फिर टर्की, रशिया या अमेरिका? इसराइल, ओके। सबसे ज्यादा फायदा इसराइल को होगा, बिकॉज देन इसराइल विल गेन एक्सेस इनटू सीरियन गोलन हाइट्स मोर। उसको लीगल कर देगा। ग्रेटर ओके। इसराइल का जो इसराइल का प्लान है टू क्रिएट बफर जोन, लार्ज बफर जोन्स बिटवीन सेटलमेंट्स, तो वो उसको फायदा होगा। तो ये सब इसके लिए किया जा रहा है। और इसराइल जब चाहेगा सीरियन जोलानी को हैप्पी बर्थडे कर देगा, वो जब चाहेगा। तो वो हम्म उसके नर्व्स पे है वो पूरा लोग। सो ये ये सारा गेम प्लान है वो बॉर्डर्स को रिड्रॉ करने का नहीं है, बॉर्डर्स को मिटाने का है। अभी रिड्रॉ नहीं होगा, मिटेंगे बॉर्डर्स। क्योंकि जैसे बहरीन है, नॉट ए सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री। कुवैत इज नॉट ए सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री, है ना। यूएई किस हद तक अब भारत की वजह से सस्टेनेबल है, लेकिन वो तो ओमान का ही पार्ट था पहले। हम संस्कृत में बोलते हैं अमन, अमन हम्म का था वो पार्ट था वो। तो दीज आर ऑल कंट्रीज विच आर अनटेनेबल, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट कंट्रीज है। एक ही लैंड पे 5 कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया का एक लैंड है, उस पे बहरीन है, उस पे कुवैत है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उसी पर यूएई है, उसी पे एक ही तो पेनिनसुला है वो पूरा। और उसमें आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे स्केल रख के ड्रॉ किए हैं, ऐसे इधर एक इधर, जैसे अफ्रीका में किया था। तो अनटेनेबल है, ये पूरा अनटेनेबल है। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे क्योस क्रिएट किया जाए। प्रॉब्लम दूसरी वो आउटकम उसका अपोजिट इसलिए आ रहा है कि पीपल आर बेटर कनेक्टेड देन बिफोर। तो सब लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब जैसे इराक मदद कर रहा है ईरान की अगेंस्ट अटैक्स अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट, तो इसलिए इराक में अंदर आपने देखा होगा पुलिस एक्शन हुआ अगेंस्ट सपोर्टर्स, पॉलिटिकल सपोर्टर्स ऑफ ईरान। वो फेल हो, अब वो दिखाने के लिए था। अब ये लोग बड़े चालाक होते हैं, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, और अमेरिकन बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ रिपोर्ट आगे हो गया, बट वेरीफाई तो करने जाता नहीं है कहीं पर भी। सो ये अंकल सैम जो है उनको शायद टेक्स्ट बुक से बाहर निकलना पड़ेगा। और टेक्स्ट बुक्स के बाद उनको, जो उनके 23 साल के जो एनालिस्ट है, एक्सपीरियंस एनालिस्ट ऑफ 23 ईयर्स, उनका ओनली एक्सपीरियंस है कि ये 23 ईयर्स के हैं अभी, दैट्स ओनली एक्सपीरियंस दिस गाइस हैव। तो इनसे बाहर निकलना पड़ेगा एंड दे हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। अब अमेरिका से नेगोशिएट कौन कर रहा है? स्टीव विटकॉफ, फिर जेरेड कश्नर, ये सारे तो एक ही परिवार के लोग हैं। सब एक ही थैली के चट्टे में, सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, जी। है ना। तो आपने देखा होगा कि जेरेड कश्नर ने एक आइलैंड बनाया था, मेडिटेरेनियन में एक आइलैंड लिया, कितना पोजीशन हुआ वहां पे, अल्बानिया में। सो ऑल दीज फॉल्ट लाइंस आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर द सोल रीजन कि अमेरिका बिकम्स द नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। यू विल हम्म बी शॉक टू नो कि जब भारत अमेरिका से तेल खरीदता है तो डिलीवरी होती है मिडिल ईस्ट से, नॉट थ्रू हम्म अमेरिका। यस। क्योंकि जो मिलिट्री जो जो तेल है इन्हीं का निकाला जा रहा है, वेस्ट एशियंस का ही निकाला जा रहा है। वो तो वहां से बैठ के लेकिन बस। जी, प्लीज। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ आदित्य जी कि अगर अमेरिका जो है अग्रेसिव होता है, जो कि इंडिकेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से मिल भी रहे हैं, वो काफी धमकियां दे रहे हैं और जो उनका पुश है वो डिफरेंट लेवल पे नजर आ रहा है, तो चाइना और जो रशिया है वो कब तक और कितनी देर तक चुप बैठने वाले हैं? क्योंकि काफी लंबा समय हो गया ये सारा कुछ चलते हुए। सब चुप रहने वाले हैं, सब मिले हुए हैं, अच्छा। ओके। सब चुप रहने वाले, कोई बोलेगा नहीं। देखिए, मिडिल ईस्ट में क्या है कि सबको तेल चाहिए। लोग बोलते हैं ना, अपने धन को अगर चोरों की नजर पड़ जाए तो चोर चुरा लेंगे, तो योर लाइफ इज इन डेंजर। तो इनकी सबकी जिंदगी डेंजर में है। इनके लिए सबसे बड़ा श्राप ही यही है, श्राप तो नहीं बोलना चाहिए, कर्ज बोलना चाहिए, कि दे हैव ऑयल अंडर देयर लैंड्स।
ओके, तो अब पूरी दुनिया इनको आके आपस में लड़ाएगी। और सारी डिक्टेटरशिप्स हैं, एक भी आपको डेमोक्रेसी कहीं दिखाई नहीं दी कि सारे परिवार रूल कर रहे हैं। मतलब जैसे कि सीईओज हैं, दीज आर ऑल सीईओज, तो इनके बच्चे ही सीईओज बनते हैं। तो इट्स वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी। रशिया को क्या फायदा इस युद्ध से कि रशियन ऑयल ज्यादा बिकेगा। रशिया को प्रॉब्लम है यूक्रेन से, सो यूक्रेन का काम वो अब तमाम करके छोड़ेंगे अब तो, क्योंकि वो ग्रीन सिग्नल है। तो जो सबसे बड़ा जो पावर उभर के आने वाला है वो एक ही आने वाला है, भारत। आप कहीं से किसी भी एंगल से स्टडी कर लीजिए, और हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं, ये प्रकृति से हो रहा है। वी आर नॉट डूइंग एनी प्रोएक्टिव। अगर हम चाहें तो और कुछ भी कर सकते हैं। और इन कंट्रीज को जो हेट्रेट फैलाई गई थी, भारत से चिढ़ना, दैट वाज ऑल इंटेलिजेंस गेम प्लान्स कि भिड़ा के रखो, वहां पे लड़ा के रखो। बट थैंक्स टू अमेरिकन सोशल मीडिया सबको दिख रहा है। और चाइनीज सोशल मीडिया, टिकटॉक टिकटॉक हैज प्लेड ए बिग रोल इन यूनाइटिंग दीज पीपल। तो चाइनीज चुपचाप गेम देखते रहेंगे, लेट देम फाइट, क्योंकि उसमें जो कमजोर होगा वो चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है ना। और जो जीतेगा वो भारत का, जो चाइना का सबसे बड़ा फ्रेंड है। भारत का भी हम्म। वही रोल है, जो जो पिटेगा वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो जीतेगा वो भारत का सबसे बड़ा दोस्त है। तो एवरीबडी इज गोइंग टू स्टे क्वाइट, नोबडी इज गोइंग टू ओके। अपोज, क्योंकि अमेरिका इज डूइंग वर्क फॉर एवरीबडी एल्स। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत सारे इलेक्शन प्रॉमिसेस किए थे। तो क्या अभी जिस तरह से वो अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, क्या वो प्रॉमिसेस पूरे कर रहे हैं, या फिर ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कहा जाए इसको? अमेरिकन पॉलिटिक्स में प्रोमिसेस हैव नो वैल्यू। अमेरिकन इलेक्शंस में वोट्स हैव नो वैल्यू। अमेरिका में वन हु रेजेस द मैक्सिमम मनी विंस द इलेक्शंस। ओके, तो ओके। पब्लिक ओपिनियन का अमेरिकन प्रेसिडेंशियल एक्शन से कोई संबंध नहीं होता। वो शायद फिर भी जीत जाए मिड टर्म, फिर भी जीत जाए इलेक्शंस, बाय द वे। तो क्योंकि ओके। ये मैनेज शोज होते हैं, मैनेज्ड। रियल डेमोक्रेसी तो एक्सपोर्ट की जाती है, मैंने आपको पहले बता दिया, तीन कौन से सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स हैं, वो दूसरे हम्म। देशों को कमजोर करने के लिए। ओके, तो भारत भी अभी लोकतंत्र पे आ रहा है, डेमोक्रेसी से दूर भाग रहा है। डेमोक्रेसी मेजोरिटी रूल होती है, भारत में लोकतंत्र। लोकतंत्र में व्हाट इज बेस्ट फॉर द पीपल इज डन, नॉट आपको। आप ऐसा तो नहीं है कि अगर 10 लोग लालू प्रसाद यादव की इलेक्ट करेंगे आप उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, नहीं, वो तो बर्बाद कर देगा देश को, है ना। तो इसलिए दैट इज नॉट रेलेवेंस इन इंडिया ऑल्सो। तो अमेरिका में भी आई डोंट थिंक सो कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट देखता है पब्लिक ओपिनियन। वियतनाम वॉर देख लीजिए, इराक वॉर देख लीजिए, ओबामा ने जितने ज्यादा मुसलमान कंट्रीज पे अटैक किया किसी ने भी नहीं किया है आज तक। 9 मिलियन मुस्लिम ही किल पीपल से। तो अब तो, बट ही वाज स्टिल कंसिडर्ड द बेस्ट बाय द मुस्लिम्स। सो यस। सो विच इज आयरॉनिकल ना, उसका डेटा देखिए और उसका एक्शंस देखिए। उनके कंपैरिजन में ट्रम्प ने तो बहुत ही कम लोग मारे हैं, है ना, और बाइडेन ने इनसे भी ज्यादा मारे थे। सो द पॉइंट इज कि जो अमेरिकन स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है, देश और आपका कंट्री या कल्चर के भाड़ में, आप हमको तेल का एक्सेस दे दो बस। अब उसको वो नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए बार अब आपने पूछा कि और भी बड़ा अटैक करेगा, इससे बड़ा अटैक क्या कर सकता है? मैक्सिमम पूरी पावर तो यूज कर दी ना, अब क्या अटैक करेगा? क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं मिसाइल्स गिराने की, फिर मिसाइल्स बनाने के लिए नहीं। अगर ज्यादा गिराएंगे ईरान के ऊपर तो लड़ने के लिए नहीं, क्योंकि दे प्रोड्यूस मैक्सिमम 63 मिसाइल्स ऑफ वन टाइप इन अ ईयर। तो और ये इस सब में क्या इजराइल न्यूक्स का इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि उसके बाद तो अब नेक्स्ट यही बचता है। इसराइल नहीं करेगा न्यूक, क्योंकि उसको फायदा हो रहा है इस पूरे युद्ध से। व्हाई विल दे यूज ओके। न्यूक? न्यूक तो एक्सेसिव केस हो जाएगा ना, एक्सेसिव केस होगा तो अगर न्यूक यूज होगा तो फिर तो जापान इज गोइंग टू विड्रॉ फ्रॉम द अमेरिकन इकोनॉमी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और जापान ने विड्रॉ किया तो अमेरिकन इकोनॉमी इज गॉन। फिर तो डोनाल्ड ट्रम्प तो वैसे भी सैलरी नहीं लेते हैं, फिर बाकी लोग भी नहीं ले पाएंगे बाई फोर्स। तो इसलिए न्यूक इज आउट ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज ऑफ, फिर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकते हैं नॉर्थ कोरिया से, चाइना से, भारत से भी आ सकता है। भारत इज हम्म। ऑलरेडी डिप्लॉयड न्यूक्स बाय द वे। तो इसलिए न्यूक ऑप्शन इज नॉट द ऑप्शन फॉर एनीबॉडी, इसराइल के लिए भी नहीं है। इसराइल अगर न्यूक ऑप्शन यूज करता है तो ग्रेटर इसराइल प्लान इज गॉन फॉर एवर, फॉर एवर।
क्योंकि भारत विल सपोर्ट विड्रॉ द सपोर्ट। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई न्यूक यूज करेगा। और इजराइल इज प्लेइंग देयर गेम सो वेल व्हाइल दे विनिंग इन एनी कंडीशन, दे आर एक्सपैंडिंग द टेरिटरी, उनको वही चाहिए ना। इन एनी हम्म, केस सीरियन प्रेसिडेंट जी जोलानी है, वो इजरायली अप्रूवल से तो बना है, तो इजराइल का अप्रूवल होके बना है। सो तो उससे भी उनका टेरिटरी जीत रहे हैं। लेबनान में दे डोंट, हिजबुल्लाह को ऑलरेडी जीत रहे हैं थ्रू सीरिया। सो दे आर विनिंग ऑन ऑल साइड्स। जॉर्डन इज ए म्यूक स्पेक्टेटर, कुछ कर ही नहीं सकता वो। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन भी जाके आए थे, यूएई भी जाके आए थे। तो भारत भी अपने गेम्स खेल रहा है, भारत भी अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ओनली जी डिफरेंस बिटवीन अदर कंट्रीज एंड इंडिया इज कि इंडिया इज फोकस्ड ओनली ऑन इजी एक्सेसिबिलिटी, वो सब लोग देने को तैयार है। जी इनफैक्ट सऊदी अरेबिया वांट्स टू बिल्ड अ ट्रेन आल्सो फॉर इंडिया फॉर ट्रेडिंग। जी जी। अच्छा, आप इंडिया की बात कर रहे हैं आदित्य जी, तो ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें आप भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज, रिस्क क्या देखते हैं? देखिए, भारत की पॉपुलेशन जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका कंबाइंड है। हुँ, परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत में 600 मिलियन मिडिल क्लास है, और द परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ द 20% elite crowd of India, 20% is on par with the three continents combined. ओके okay? तो यूरोप, भारत में बहुत रईस लोग हैं, बहुत ज्यादा, एनॉर्मस 388 बिलियनर्स, डॉलर बिलियनर्स। इन इंडियन रुपीज देखे जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी में देखा जाए तो और भी ज्यादा है भारत। सो आई डोंट थिंक सो कि भारत का लीडरशिप कहीं पे कोई क्वेश्चन में है। लोग बस ये डरते हैं कि भारतीय सेना कहीं ना बीच ना आ जाए कहीं पे। दे वांट टू अवॉइड कि भारतीय सेना कहीं पे भारत को ऐसा एक्शन लेना ना पड़ जाए कि भारतीय आर्मी मिलिट्री गेट्स इन्वॉल्व, क्योंकि वो मालूम है वो टिकेंगे नहीं फिर, क्योंकि रेजिमेंटल बेस सिस्टम है और डेफिनेटिव एरिया डोमिनेंस पे काम करता है इंडियन मिलिट्री। तो वो भारत को उतना ही पुश करते हैं जितना वो कर सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जो आप गेम्स देख रहे हैं मीडिया में के थ्रू खेले जाते हैं, दैट्स द मैक्सिमम दे कैन डू। तो भारतीय लोग आराम से चाय पियो, समोसे खाओ, जलेबी खाओ, डोंट वरी, क्योंकि अभी दे देमसेल्व्स आर गोइंग टू क्राउन यू विद देयर अवार्ड कि भाई यू आर द बॉस। तो इसमें भारतीय कूटनीति का भी थोड़ा है, और कुछ मैं बोलूंगा प्रकृति का भी है, क्योंकि हम लोग वो बहुत चीजें नहीं करते हैं जो करना चाहिए, लेकिन हो जाती है। So I don't think so. I'll fully give credit to India, मतलब भारतीय लीडरशिप को। I'll give credit to environment also. But भारतीय leadership has played a very constructive role. मोदी जी का गवर्नमेंट has played a very constructive role. उनका फोकस है मैत्री, फ्रेंडशिप, which everybody likes. जैसे वेनेजुएला में भारत was the only country deployed 14,000 kilometers away a medical hospital, military hospital. मिलिट्री हॉस्पिटल को आप समझिए, लॉजिस्टिक्स होता है। इफ वी कैन डिप्लॉय मिलिट्री हॉस्पिटल देन वी कैन डिप्लॉय 2 ब्रिगेड्स आल्सो, समझे आप। दैट्स कॉल्ड ऑपरेशनल एक्सेलेंस। तो भारत ने बताया है कि अगर हम मिलिट्री हॉस्पिटल ला सकते हैं वेनेजुएला में, तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। बाकी लोग को आइडिया इतना नहीं है। सो इट्स ए मैसेज, सटल मैसेज। रेस्क्यू एफर्ट्स में हेल्थ केयर हुँ, के थ्रू आप दिखाते हैं अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी। ये कैपेबिलिटी है, प्रोजेक्शन नहीं है। मीन्स कि वी कैन डू मच मोर देन दिस। तो वेनेजुएला का आई थिंक भारत का जो रिस्पॉन्स है वो दिखाता है ट्रम्प को कि वी रिकॉग्नाइज वेनेजुएला एज ए सॉवरेन नेशन। मैसेज दिया तो जाता है ऐसे। कि रेजिम चेंज और ये सारी चीज़ें कराता है, तो अब आपको क्या लगता है कि उस अप्रोच को बदलने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, अब रेजिम चेंज की जगह स्ट्रेटेजिक डील्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है? अमेरिका दादागिरी पे बिजनेस करता था, करता है, करता रहेगा, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स को ऑनेस्टली बिजनेस विन करना नहीं आता। दे क्रिएट फेवरेबल सिचुएशन थ्रू पॉलिटिकल क्लाइमेट एंड देन डू बिजनेस। ओके, ये पुराने एंग्लो सैक्सन का है। अगर एंग्लो सैक्सन को बिजनेस करना आता तो हर 8 साल में उनकी इकोनॉमी क्यों चौपट होती, है ना। तो किंग ऑफ इंग्लैंड से जमाना था, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज इकोनॉमी। वो उन्होंने एक इमेज क्रिएट किया हुआ है हॉलीवुड के थ्रू, सबके थ्रू, कि वी आर द रेस्क्यूअर्स, जबकि दे आर द ट्रबल मेकर्स। रेबल राउजर्स शुड नॉट बी कॉल्ड पॉलिटिशियंस, ये रेबल राउजर्स, डेमागोग्स हैं। डेमागोग और पॉलिटिशियन में फर्क होता है, ये डेमागोग्स हैं। तो वो तो अपने खेल खेलते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में दुनिया भी उनके साथ वही गेम खेलने वाली है।
तो दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स कभी भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मनी पर नहीं चलती है, सिर्फ परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट पर चलती है। कल तक सीरिया स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म था, आज उसे उस लिस्ट से बाहर निकालने की बात हो रही है। कल तक ईरान के साथ सीज फायर की बात हो रही थी, आज फ्रेश स्ट्राइक की बात की जा रही है, वार्निंग दी जा रही है। और वेनेजुएला जैसा देश भी अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन का हिस्सा बनता जा रहा है। तो ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन तो नहीं है, ये सिग्नल है कि जो अमेरिका है वो अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर स्ट्रेटेजिक मूव की एक जियोपॉलिटिकल कॉस्ट होती है। अगर अमेरिका एक नया बैलेंस ऑफ पावर बनाना चाहता है, तो रशिया, चाइना, ईरान और बाकी जो रीजनल पावर्स हैं वो भी चुप नहीं बैठेंगे। अगला चैप्टर डिप्लोमेसी लिखेगी या फिर मिसाइल, इसका जवाब तो आने वाले कुछ महीनों तक ही हम देख पाएंगे। और भारत की सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि चेंजिंग अलायंस के इस दौर में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे मेंटेन किया जाए, और भारत आई थिंक उस पर काम भी कर रहा है और बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी कैसे प्रोटेक्ट की जाए और साथ ही नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर कैसे रखा जाए। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अंबर जैदी और आप हेडलाइंस के पीछे छुपी हुई जो स्ट्रेटेजी है वो समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस तरह के डिस्कशंस को आप लाइक कर सकते हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद।